एक गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। अभी 1 महीने पहले ही सोना की एक संयुक्त परिवार में शादी हुई थी। सोना दिखने में बहुत काली थी, इसलिए उसको अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। सोना की जेठानी पूनम का रंग गोरा था, इसलिए सब पूनम की तारीफ करते रहते थे। कुछ दिनों बाद सोना के देवर की शादी होनी थी, इसलिए घर की सभी औरतें अपने लिए साड़ियाँ खरीद रही थी। सोना की जेठानी पूनम अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी देखिए ना, कौन सी साड़ी खरीदूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे पूनम बहू, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। तुम इनमें से जो भी रंग पहनोगी तुम पर वो बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारी साड़ियाँ खिलेंगी। तभी सोना एक साड़ी दिखाते हुए अपनी सास को कहती है, मम्मी जी देखिए, ये साड़ी अगर मैं नीरज भैया की बारात में पहनूं तो अच्छी लगेगी ना? अब मैं क्या ही बोलूं बहू, तुम्हारे काले रंग पर तो कोई सा भी रंग बेकार ही दिखता है। कपड़े तो पूनम बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग लगती है। सोना अपनी सास सुमित्रा की बात सुनकर दुखी हो जाती है। सुमित्रा देवी की यही आदत थी, वो अपनी दोनों बहुओं में बहुत फर्क करती थी और इसी बात से सोना हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद पूनम भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नीरज की शादी का दिन आ जाता है। सभी लोग बारात में पहुंचते हैं। तब नीरज अपनी बड़ी भाभी को कहता है, पूनम भाभी मेरी मदद करो। आप कोशिश करना कि सोना भाभी मेरी किसी भी फोटो में ना आ पाए, वरना शादी की फोटोज और वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो मेरे प्यारे देवर जी, मैं उस सोना को आपकी घोड़ी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर सोना आती है और कहती है, पूनम भाभी, मम्मी जी ने मुझे एक रस्म करने के लिए यहाँ भेजा है। अरे सोना, मैं कर तो रही हूँ सारे रस्म, तुम करो मैं करूँ, बात तो एक ही है। तुम एक काम करो, देवर जी को बहुत प्यास लगी है, इनके लिए फटाफट पानी ले आओ। सोना को पानी लेने के लिए भेजकर पूनम सारे रस्म खुद ही कर लेती है और सभी रिश्तेदार आपस में फोटोज भी क्लिक करवा लेते हैं। सोना पानी लेकर आती है तो अपने प्रति इतना भेदभाव देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो दुखी होकर अपने पति से कहती है, सुनिए, मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आप लोग चले जाइए बारात में, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी घर में कोई तो होना चाहिए ना। सोना के साथ अक्सर यही हुआ करता था। अब तो रोजाना सोना इन बातों से दुखी रहा करती थी। एक दिन, मम्मी जी मैं जरा बाजार से होकर आती हूँ। इतना कहकर सोना बाजार के लिए निकल जाती है और चलते चलते मन में सोचती है, मैं घर से आ तो गई हूँ, लेकिन मेरा घर वापस जाने का जरा भी मन नहीं कर रहा। सबके ताने सुनने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोना इतना सोचकर आगे बढ़ती जा रही थी, तभी उसे एक अजीब सा घर दिखाई देता है। बड़ा ही अजीब सा घर है, पता नहीं इसमें कौन रहता होगा। सोना जरा सा रुककर उस घर को देखने लग गई। तभी उस घर से एक जादूगरनी जैसी दिखने वाली औरत निकली। सोना उसे देखकर थोड़ा डर गई। माफ कीजिए, मुझे आपका घर थोड़ा अजीब लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ रुककर इसे देखने लग गई। कोई बात नहीं, वैसे आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जैसे आपका घर अजीब है, वैसे ही आपके कपड़े पहनने का तरीका भी अजीब है। हाँ, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ, मेरी प्रत्येक चीजें तुम्हें अजीब ही लगेंगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर सोना को एक आइडिया आता है। वो जादूगरनी से कहती है, अगर आप जादूगरनी हैं तो क्या आप मेरे काले रंग को गोरा बना सकती हैं? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। सोना जादूगरनी के घर के अंदर चली जाती है। जादूगरनी का घर अंदर से तो और भी ज्यादा अजीब था। तभी जादूगरनी अपने जादू से एक जादुई आईना प्रकट करती है और कहती है, काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। क्या तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं? मुझे अपने रंग से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ इन सब से। मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, तुम प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस जादुई आईने में भेज देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस जादुई आईने का जादू हर अमावस की रात को खत्म हो जाएगा।
अगर उस रात तुम्हें असली रूप में किसी ने देख लिया तो उसके बाद तुम दोबारा गोरा रंग कभी नहीं पा पाओगी। तुम फिर से काले रूप में आ जाओगी। वो जादूगरनी सोना को जादुई आईने के अंदर भेज देती है। थोड़ी देर बाद सोना उस आईने से बहुत खूबसूरत होकर बाहर आती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो मुझे देखती ही रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जादुई आईने से गोरा रंग रूप पाकर सोना बहुत खुश हो गई थी। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान थे। फिर सोना घर के अंदर जाती है, तब सोना की सास कहती है, हाँ जी, किससे मिलना है आपको? कौन हो आप? अरे बाप रे, ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। फिर सोना कहती है, मम्मी जी मैं सोना हूँ, पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? अरे सोना, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग कैसे गोरा हो गया? तू बाजार ही गई थी ना? हाँ सोना, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। तुम्हें ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जो उसने तुम्हारी पूरी काया ही बदल दी? उफ जेठानी जी, आप बस आम खाइए, गुठली मत गिनिए। जब मेरा काला रंग था तब भी आप लोगों को परेशानी थी, अब जब मैं गोरी हो गई हूँ तब भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ और मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ पूनम भाभी, सब्जी में मिर्च थोड़ा कम डालना। पता नहीं आजकल आप सब्जी को इतना तीखा क्यों बना देती हैं। मम्मी जी आप मेरी एक साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। इतना कहकर सोना अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सास उसकी जेठानी से कहती है, अरे पूनम, ये अपनी सोना ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई? जिसके मुंह से कल तक आवाज तक नहीं निकलती थी, आज वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और बाहर ये लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? चल जरा चलकर देखते हैं। उसके बाद वो बाहर जाती है। वहाँ पर मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी थी। सोना की सास उनसे कहती है, क्या काम है आप लोगों को? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी हो गई है, हमें भी तो बताइए आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी खूबसूरत हो गई। तभी सोना की जेठानी कहती है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। इतनी भी कोई हूर की परी नहीं हो गई है वो, जो आप सब उसे देखने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं। उसकी बातें सुनकर वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। फिर वहाँ सोना आती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, मुझे किसी की आवाज आई थी, लगता है कोई मुझसे मिलने आया था। हाँ, मोहल्ले वाले आए थे, देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तू अचानक से इतनी खूबसूरत हो गई। तो कोई बात नहीं मम्मी जी, देख लेने देते। और वैसे भी शाम को शहर से कुछ न्यूज चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। शाम को कुछ लोग सोना का इंटरव्यू लेने आते हैं। मैम, अचानक से आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक रंग रूप से उब गई थी, इसलिए मैंने अपने आप को बदलने का सोच लिया। फिर मैम, आपका आगे का क्या प्लान है? आपने मॉडलिंग वगैरह के लिए सोचा है कि नहीं? जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूँगी। उसके बाद वो इंटरव्यू वाली लड़की चली जाती है। सोना के बदलते हाव भाव से उसकी सास और जेठानी बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए परेशान होकर पूनम भाभी अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। सोना के पति को भी किसी काम से बाहर जाना था, तो वो सोना से कहता है, सोना, पूनम भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है, मैं भी काम से शहर जा रहा हूँ, तो कल रात तक वापस लौटूंगा, तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर सोना का पति चला जाता है। सोना मन ही मन में सोचती है, चलो अच्छा है, ये भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है, और आज वैसे भी अमावस्या की रात है, मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। मम्मी जी भी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, फिर मुझे कल सुबह अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। रात होते ही सोना अपने कमरे में आ जाती है। धीरे धीरे सोना का शरीर काला होने लगता है, वो पूरी तरह से काली हो जाती है। वो सोने ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी सास की आवाज आने लगती है, आ बहू। सोना दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? लगता है मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे फटाफट इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। सोना तुरंत अपनी सास को ऑटो में बिठाकर अस्पताल लेकर चली जाती है। कुछ वक्त के बाद उसकी सास की हालत में सुधार आता है। अपनी सास को अस्पताल लाने के चक्कर में सोना ये भूल जाती है कि वो अमावस्या की रात है। उसकी सास उसका असली रूप देख लेती है।
सोना रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है। तेरा मन तो बहुत साफ है। तू मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि अगर आज की रात तुझे किसी ने देख लिया तो तू कभी दोबारा खूबसूरत नहीं हो पाएगी, और इन सब का कारण मैं बनी। मम्मी जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद से सभी सोना की खूब तारीफ करते हैं। सोना को भी समझ आ गया था कि जादुई आईना सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयां करता है, और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी वैसे भी हर जगह प्रशंसा ही होती है। ये कहानी यशोदा नाम की एक औरत की है। यशोदा गर्भवती थी और उसका पति किसी कारणवश उसे छोड़कर चला गया था। यशोदा बहुत दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो अक्सर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी कि वो उनका लालन पालन कैसे करेगी। एक दिन यशोदा अपने मन में सोचती है, मुझे अपना पेट पालना इतना मुश्किल हो रहा है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 9 महीने बाद यशोदा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। आस पड़ोस के लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। काफी देर बाद जब यशोदा को होश आता है तो वो देखती है कि उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, जो दिखने में अलग अलग है। जुड़वा बेटियों को देखकर यशोदा और टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं 2 बच्चों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी, वो भी दोनों लड़कियाँ। यशोदा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे 2 नर्स आपस में बात करती हुई दिखती है। वार्ड नंबर 11 के पेशेंट के साथ बहुत गलत हुआ। बहुत साल बाद उनको बच्चा होने वाला था और बच्चा होते ही मर गया। हाँ, मैंने सुना है वो औरत अभी होश में नहीं आई है और उसका पति एक बच्चा ढूंढ रहा है। अगर उसकी पत्नी के होश में आने से पहले उसको बच्चा नहीं मिला तो बेचारी उसकी पत्नी का न जाने क्या हाल होगा। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वो दोनों नर्स वहाँ से जाने लगती है। तभी बिना समय गवाए यशोदा उन्हें रोककर कहती है, सुनिए, इधर आइए। मैंने सुना कि कोई बच्चा ढूंढ रहा है। मेरी 2 बच्चियां हुई है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मैं अकेले दोनों बच्चियों को नहीं पाल पाऊंगी, इसलिए आप मेरी एक बच्ची ले जाकर उन्हें दे दीजिए। रुको, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नर्स डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर यशोदा की एक बेटी को उठाकर ले जाते हैं। यशोदा अपने मन में कहती है, मैं ये समझ लूंगी कि मेरी एक ही बेटी हुई है। अगले दिन यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और घर आ जाती है। अपनी बच्ची को लेकर वो टूटी फूटी झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, इस टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए यही मेरा आशियाना है। तुम्हें अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती यहीं रहना होगा। उस दिन से यशोदा अपनी बेटी को पालने के लिए छोटे मोटे काम करने लगती है और दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी बहुत ऐशो आराम से पलने लगती है। कुछ सालों बाद जब यशोदा की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो उसका एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। एक दिन यशोदा की बेटी पिंकी स्कूल से उदास होकर घर आती है। पिंकी को उदास देखकर यशोदा उससे कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? आज मेरी क्लास वाली सीमा से लड़ाई हो गई थी तो उसने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया। अगर मेरी बहन होती तो वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ रही होती तो आज लड़ाई में वो भी मेरा साथ देती। पिंकी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यशोदा को एहसास होता है कि वो अपनी दोनों बेटियों की देखरेख कर सकती थी। उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। गरीबी के कारण यशोदा चिड़चिड़ी होती चली गई। वो केवल पैसों के पीछे भागने लगी। उसे हर जगह बस पैसा ही पैसा दिखाई देता था। इसी तरह 2-3 साल और बीत गए और यशोदा ने एक बहुत ही अमीर घर में काम पकड़ लिया।
जहाँ के मालिक का नाम सूरज मेहरा था। सूरज मेहरा एक बहुत ही बड़ा आदमी था। उसकी पत्नी की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से वो अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहता था। यशोदा उसके घर में काम करने जाती और वहाँ रखी महंगी महंगी चीजों को देखकर उसके मन में बहुत लालच आ जाता था। बाप रे, मालिक के किचन में कितने सारे काजू बादाम रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी आराम से खाएंगे। ऐसा सोचकर यशोदा अपने पल्लू में ढेर सारा काजू और बादाम भर लेती है और छुपाकर घर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है, पिंकी देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, आप तो काजू और बादाम लेकर आई हो। मैंने ये कभी नहीं खाए, पर इनके बारे में बहुत सुना था। खा ले, बहुत पौष्टिक होती है ये चीजें। तेरे अंदर ताकत आएगी। तुझे पता है, मालिक के घर से चुरा कर लाई हूँ, वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं तुझे ये सब खिला सकूँ। यशोदा ने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी गलत ज्ञान देना शुरू कर दिए। जब भी वो मालिक के यहाँ से कुछ चोरी करके लाती तो अपनी बेटी को बताती थी, जिससे पिंकी भी प्रभावित होती थी। इसी तरह पिंकी अपनी माँ की तरह लालची और पैसों के पीछे भागने वाली बन गई। इसी तरह काफी दिन बीत गए। रोज यशोदा अपने मालिक के यहाँ से कुछ न कुछ चुरा कर ले आती थी और सूरज मेहरा को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी पर उतना ध्यान नहीं दे पाता था। हद तो तब हो गई जब यशोदा ने सूरज मेहरा की बेटी काव्या की चांदी की पायल चुरा ली। हाय हाय, कितने प्यारे पायल है, बहुत महंगे लग रहे हैं। मेरी बेटी के पैरों में बहुत अच्छे लगेंगे। वो पायल लेकर यशोदा घर चली जाती है। अगले दिन जब वो काम पर आती है तो उसका मालिक उससे पूछता है, यशोदा, काव्या की चांदी की पायल खो गई है, तुमने कहीं देखा है क्या, या फिर सफाई करते हुए तुम्हें मिली हो? नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो बेबी जी की पायल नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम तो घबरा ही जाती हो, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। सूरज मेहरा को कहीं न कहीं यशोदा पसंद थी, इसलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देता था। धीरे धीरे इस बात का आभास यशोदा को भी होने लगा। उसने अपने मन में सोचा, साहब तो लगता है मेरे प्यार में पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास गोल्डन चांस है साहब से पैसा ऐंठने का। चल यशोदा, अपना काम शुरू कर दे। यशोदा अपने मालिक के पास जाती है और उनसे कहती है, मालिक, इस महीने थोड़ा एडवांस चाहिए था। बेटी सरकारी स्कूल में जाती है ना, इसलिए सोचा है उसका ट्यूशन लगवा दूं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, लगवा दो ट्यूशन। मैं तो कहता हूँ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा दो। फीस वगैरह की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूँगा। और रही बात एडवांस की, तो ये लो पूरे 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे पाकर यशोदा बहुत खुश हुई। अब उसके मन में और ज्यादा लालच आने लगा, इसलिए उसने सूरज मेहरा से शादी कर ली और अपनी बेटी को लेकर सूरज मेहरा के घर पर रहने लगी। यशोदा, तुम्हारी मालकिन के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी परेशानियों को देखा, तो मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है। और मेरा घर भी बिना किसी औरत के खाली मकान लगता था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हें मेरी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। बाकी तुम मेरी बेटी को माँ की ममता दे देना, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को बाप का प्यार दे दूंगा। इससे ज्यादा अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। अब आप चिंता मत कीजिए साहब। क्या कहा तुमने? अरे पागल, अब तुम मुझे सूरज जी बोल सकती हो। अब मैं तुम्हारा पति हो गया हूँ। हाँ सूरज जी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपना ध्यान काम पर लगाइए। बाकी काव्य बेटी का तो मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी। सूरज ने यशोदा की बेटी पिंकी का दाखिला बहुत महंगे स्कूल में करवा दिया। वो तो पिंकी को बाप का प्यार पूरी तरह से दे रहा था, लेकिन यशोदा काव्या को माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। और साथ ही यशोदा की बेटी पिंकी भी काव्या को बहन नहीं मानती थी, क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए गई थी। यशोदा और पिंकी काव्या को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। माँ, हमने जो सोचा था वो सब हो गया, लेकिन बस ये काव्या की बच्ची मेरी आँखों में खटकती है। तू सही कह रही है बेटी, अगर ये नहीं होती तो ये सारी जायदाद मेरी और तेरी ही थी, लेकिन इसके कारण अब हिस्सा लगेगा। वही तो, पापा कोई भी अच्छी चीज लाते हैं तो पहले उसको देते हैं, बाद में मुझे देते हैं। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है, मन करता है जहर देकर मार दूं। तो फिर देर किस चीज की, मार दो।
पिंकी को उसकी माँ की तरफ से बढ़ावा मिलता है और वो एक खून करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने दिमाग में कुछ षड्यंत्र रचती है और अगले ही पल काव्या के लिए ग्लास में दूध लेकर जाती है जिसमें उसने जहर मिला रखा था। काव्या, मैं जानती हूँ अभी तुम्हें थोड़ा समय लगेगा हमारे साथ घुलने मिलने में, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लो। तुम रख दो, मैं पी लूंगी। नहीं, तुम्हें अभी मेरे सामने पीना होगा क्योंकि फिर तुम्हें मेरे साथ नीचे खेलने जाना है। काव्या वो दूध पी लेती है। दूध पीते ही उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है ये साधारण से चक्कर होंगे। वो पिंकी के साथ खेलने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी पिंकी मौका पाकर काव्या को धक्का दे देती है ताकि उसके पिता को ये ना पता चले कि उसकी मौत जहर खाकर हुई है। काव्या धड़ाम से सीढ़ियों के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यशोदा और पिंकी को पता था कि काव्या अब नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत सूरज को फोन कर दिया। सूरज भागा भागा घर आया और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा। तुम पागल हो गई हो? इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सूरज एम्बुलेंस को फोन करता है और वो पूरा परिवार फौरन हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर तुरंत काव्या को एडमिट कर लेते हैं। वो हॉस्पिटल वही था जिसमें यशोदा ने अपनी दोनों बेटियों को जन्म दिया था। वो हॉस्पिटल देखकर यशोदा की पुरानी यादें ताजा होने लगती है और पिंकी अपने मन में ये सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन काव्या बचनी नहीं चाहिए। पूरे 2 घंटे तक काव्या का ऑपरेशन चलता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर में पॉइजन था। अगर आप उन्हें समय पर नहीं लाते तो उनको बचाना बहुत मुश्किल था। बाय द वे, अब वो डेंजर जोन से बाहर हैं। सूरज बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर काव्या के शरीर में जहर कैसे गया। पिंकी और यशोदा पूरी तरह से घबरा गई थी क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काव्या बच जाएगी, लेकिन वो बच गई। सूरज यशोदा से कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आता है और कहता है, अरे सूरज जी, आप और आपकी वाइफ कैसी है? एक्चुअली कुछ साल पहले वो मुझे और काव्या को छोड़कर चली गई थी। ओहो, सो सॉरी। और आपकी बेटी कैसी है? मैं उसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर बता रहे हैं उसके पेट में उन्हें पॉइजन जैसा कुछ मिला है, लेकिन अब वो डेंजर जोन से बाहर है। लेकिन मानना पड़ेगा सूरज जी, आपको किसी और की बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है आपने। कभी उसे पता नहीं लगने दिया कि आप और आपकी वाइफ उसके अपने माता पिता नहीं थे। भला हो उस औरत का जिसने अपनी बेटी आपको दे दी थी। हाँ, मैं उस औरत से मिल भी नहीं पाया था। डॉक्टर और सूरज की बात यशोदा सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने अपनी बेटी से जहर दिलवा दिया, वो लड़की उसकी खुद की ही बेटी थी। जब यशोदा को ये बात पता चली तो उसको एक एक करके अपनी सारी गलती का एहसास होने लगा। जैसे ही काव्या होश में आई, यशोदा भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। पीछे से सूरज और पिंकी भी वहाँ आ गए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं नहीं जानती थी कि तू मेरी ही बच्ची है। गरीबी ने मुझे इतना बुरा बना दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं हालातों की मारी तुझे किसी और को देना पड़ा था मुझे। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपने आप को छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ यशोदा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब यशोदा सूरज को सारी बात बताती है कि वही वो औरत है जिसने अपनी बेटी उसको दी थी और वही है जिसने अपनी बेटी को उसे जहर देने के लिए प्रेरित किया था। सूरज को यशोदा पर बहुत गुस्सा आता है। वो यशोदा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी काव्या उसे रोक देती है। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे, माँ पर हाथ मत उठाइए। काव्या की ये बात सुनकर यशोदा शर्मसार हो जाती है। पिंकी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सूरज का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें रोक लेता है। कुछ दिनों में काव्या ठीक होकर घर आ जाती है। उस दिन के बाद से वो सारा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। तालाब में जादुई फ्रॉक का घर। सोनपुर गांव में काजल अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। काजल बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मौसा मौसी बहुत लालची और चालाक थे। काजल अपने घर के कामों के साथ साथ
अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक से उसे जो भी कमाई होती थी उसका सारा पैसा उसके मौसा मौसी उससे ले लेते थे और काजल बेचारी वो सारे पैसे उन्हें दे देती थी। एक दिन बुटीक से थक कर जब काजल घर आती है, आ गई बेटा, आजा, आज मैंने तेरे पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं। मौसी, आज कोई पैसे नहीं मिले मुझे बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा, समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना? मौसी, वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास फ्रॉक सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे बिना पैसे लिए ही उसकी फ्रॉक सिल दी। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता? क्यों तू ऐसे एहसान करती फिरती है? अब तुझे कैसे समझाऊं? महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, दाल चावल दूध दही पता है कितने महंगे हो गए हैं। आज भी राजू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। उसको अब मैं कहाँ से पैसे दूं? मौसी, मैं आपको कल पैसे लाकर जरूर दे दूंगी। आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है, जा सोने। अब किसी का भी फ्री में काम मत करियो, ऐसे फ्री में कौन काम करता है? फिर बड़बड़ाते हुए उसकी मौसी वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। हमें कमाकर खिलाने की जगह या तो यहीं बैठकर खाने की सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मौसी को काजल से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके पैसों से। काजल घर का सारा काम करके अपनी बुटीक में चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और काजल से कहती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक फ्रॉक बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपकी फ्रॉक सिलकर दे देती हूँ। काजल चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए फ्रॉक सिल देती है। फ्रॉक पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिली है। अभी तक मैं जिसके पास गई थी उन सभी ने मेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर इनकार कर दिया था फ्रॉक सिलने से। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल काजल को 20 सोने के सिक्के देती है और सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। काजल बुटीक बंद करके घर आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी, दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मर जाएंगी दीदी। बताओ, कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही मेरी माँ दीदी। अरे, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर काजल उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करवा दो। काजल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करवा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस बच्ची को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इतना बोलकर काजल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 2 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। काजल उन दोनों माँ बेटी को घर पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो अपने घर जाती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुंह काला करवा के आई है? ये कोई टाइम है तेरा घर आने का? और हाँ, पिंकी बता रही थी कि कल तुझे चुड़ैल ने 20 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मौसी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। एक ही साथ में सारे सिक्के कहाँ उड़ा दिए तूने? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था।
कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता किसको देकर आई है पैसे? काजल मौसी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब ना पाकर मौसी आग बबूला हो जाती है। अब बस बहुत हुआ तेरा, अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और कहीं और पैसे उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 15 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनी फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है। चल अब निकल यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। मुझे मत निकालो मौसी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी, प्लीज मौसी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर मौसी काजल को घर से बाहर निकाल देती है। काजल रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर काजल पर पड़ती है। काजल, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस तालाब में एक जादुई फ्रॉक का घर है जो तालाब के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई फ्रॉक का घर लाकर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक फ्रॉक का घर काजल को लाकर देती है। काजल, जैसे ही तुम इस फ्रॉक के घर को जमीन पर रखोगी, ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस फ्रॉक को लेकर अपने गाँव जाओ। अब से ये फ्रॉक का घर तुम्हारा। काजल चुड़ैल को धन्यवाद कहकर गांव में आकर एक खाली जगह पर फ्रॉक रख देती है। फ्रॉक रखते ही वो बहुत विशाल हो जाता है। जादुई होने के कारण उस फ्रॉक के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। काजल दयालु तो थी ही, अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है, आखिर इस लड़की के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है। जिसको सुनो वो काजल के गुणगान गाते जा रहा है। अगर ऐसा ही होते रहा ना, तो ये काजल इन भूखे नंगे गांव वालों पर सब लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर काजल की मौसी काजल के घर जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था, तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी मौसी ही हूँ, माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मौसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये घर तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ कितना सारा सोना और चांदी है, लेकिन अब मैं इस काजल की बच्ची को किसी की भी मदद नहीं करने दूंगी। मौसी काजल को लोगों की मदद करने के लिए मना करती है, लेकिन काजल मौसी की बात नहीं मानती। जो कोई भी काजल से कुछ भी मांगने आता, काजल उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर मौसी काजल को मारने का फैसला करती है। रात में जब काजल सो जाती है, तब मौसी चाकू से काजल के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मौसी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मौसी के कानों में फ्रॉक में से एक आवाज आती है। पापी औरत, धन के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने काजल को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी, समझी तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और दिव्या खुशी खुशी अपनी फ्रॉक के घर में रहने लगती है।